नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन का जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है 22 दिसंबर 2021 पेपर 1 शिफ्ट 1 का। हमने पूर्व में भी बताया था कि सबसे पहले हम पेपर 1 का कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे 21 जनवरी तक, उसके बाद हम पेपर 2 का डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है, एक सप्ताह में आपका आंसर की भी आ जाएगा और आंसर की जब आ जाता है ऑफिशियल आंसर की तो आप वहां से मिलान कर लेते हैं, फिर आपको वीडियो हेल्पफुल उतनी नहीं रहेगी क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन करते नहीं है, मुख्य रूप से हम आपको आंसर के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं 22 दिसंबर 2021। 23 दिसंबर 2021 का भी क्वेश्चन पेपर है, इसका वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे या हो सकता है तो रात में देर रात तक हम उसका भी लाइव वीडियो दे देंगे। ठीक है, या नहीं अगर देर रात तक नहीं हो पा रही है तो कल आपको वह वीडियो हम निश्चित तौर पर उपलब्ध कराएंगे 23 दिसंबर वाला। 24 दिसंबर को जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम था, जिन दोस्तों का एग्जाम था, कृपया वो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे ताकि हम जो है उसका डिस्कशन करवा पाए। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और वहां से आकर आप जो है क्वेश्चन को डाल देंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 पेपर 1 का। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के पेपर की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 22/12/2021 यानी 22 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी पेपर 1 हिंदी और संस्कृत, इसमें लैंग्वेज दिया गया है। हाँ, और एक बात और बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर ईवीएस हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको उसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, कल से परसों तक उपलब्ध हो जाएगा। सर थोड़ा बिजी है, इस वजह से वो सर जो है आपको क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। कल से परसों तक जो है आपको वहां आंसर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी जो है हम लोग सीडीपी और मुख्यतः मैथ्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुनः 60 क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। सिर्फ हम मुख्य रूप से आंसर पर ही फोकस करेंगे और आंसर ही देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन का हम डिस्कशन नहीं करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अगर हो सकता है डिस्कशन के दौरान कोई कोई आंसर गलत हो जाता है, 99% हम उत्तर सही बताने की कोशिश करते हैं, 3-4 अंक आगे पीछे हो सकता है फाइनल उत्तर कुंजी से। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है और जल्दबाजी में कुछ आंसर आगे पीछे करके मुझसे भी गलतियां होती है, मानव है, मानवीय भूल हर किसी से हो सकता है। तो ऐसे 1-2 नंबर को लेकर आपको इग्नोर करके चलना है। ऐसा नहीं कि 100 का 100 क्वेश्चन में गलत बता दूंगा, 100 में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जल्दबाजी की वजह से गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षा पर बल, परीक्षा तो बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पुरस्कार दंड गलत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहां पर आपने देख लिया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डाइस कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक आप लोग ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में काफी अच्छे तरीके से इस चीजों को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया। तो 3 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का, तो केवल वाला तो आंसर है नहीं। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, यह भी गलत है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। और चौथा है, शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। तो चौथा गलत है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। तो सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संसद ने दिव्यांग अभिव्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता अधिनियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? बच्चे जो त्रुटियां करते हैं इससे क्या पता चलता है? देखिए, केवल वाला तो आंसर होगा नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में केवल, ये भी आंसर नहीं है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 6 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की त्रुटियां जो है हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसलिए यहां पर वही लिखा है कि शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करती है। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो यह क्या बताता है? देखिए, क्या विकास एक आयामी है? जी नहीं। विकास का क्रम अनिश्चित है? जी नहीं। विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। पहले हम छोटी चीजों को करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्या है कि पहले हम पूरे बाजू का इस्तेमाल करना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके फिंगर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा विकास क्या है? शीर्षगामी है। अधोगामी का मतलब होता है विकास नीचे की तरफ चल रहा है। जी नहीं, विकास हमारा आगे की तरफ चलता है। तो सही आंसर है 7 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वर्तमान स्कीमा में जैसे ही चीजों को जोड़ते हैं तो इसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। तो सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग जो हाइंस की दुविधा था वो किस पर किया था? तो नैतिक विकास का प्रतिपादित किया था। तो सही आंसर 9 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। एक कथन एकदम सही है। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, यह भी एकदम सही है। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं कर रहा ए का। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आर बोल रहा है, जो कारण है वो लिखा है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण है, यह बात तो सही है, लेकिन क्या यह व्याख्या करता है? शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ है, ठीक है, एक मिनट बेटा। यहां पर लिखा हुआ है शिक्षा ढांचा में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर, संवेगात्मक यहां लिखा हुआ, तो इसका मतलब आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण है तो आर एक ही व्याख्या करता है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन एक तो गलत है। हाँ, ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अभिकथन क्या है? शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। एकदम सही है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यह भी सही है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है कि बी नंबर जो आप देख रहे हैं, तर्क बी, ये बी गलत लिखा हुआ, आर होगा यहां पर, क्योंकि सभी ऑप्शन में आर लिखा हुआ है। सीखने की क्षमता होती है, बात तो सही है, लेकिन शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। तो बी ए की व्याख्या कर रहा है। तो यहां भी वही बात है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 11 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चा कौन सी अवस्था में होगा? कितना आसान तरीके से हमने पढ़ाया था चीजों को। अभी भी जीन प्याजे का आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने ये चीज और इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। तो वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के 22 चरण पर है। तो सही आंसर है इसका कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 2। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? समकक्षी आपके कक्षा का जो साथी है वो तो प्राथमिक है ही नहीं, सरकार भी आपका प्राथमिक नहीं है, परिवार प्राथमिक है और अड़ोस पड़ोस जो है आपका प्राथमिक है। तो प्राथमिक 1 और 2 नहीं है। लेकिन हम जब किताब पढ़ा रहे थे तो वहां हम बताए थे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूजन वाला दे देगा जहां पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे 1 टिक किए होंगे, बहुत सारे बच्चे 2 भी टिक किए होंगे, लेकिन समकक्षी देखा जाए तो आपको प्राथमिक इस ऑप्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारा और भी दूर का हो जाता है, पहले तो हमारे समकक्षी आते हैं। इसलिए मेरे अनुसार से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। वैसे जब इसका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो वहां भी देखने लायक होगा कि ऑफिशियल आंसर की में सीटेट वालों ने इसका आंसर क्या देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, क्रमबद्धता, ढालना और सामाजिक पृथकीकरण। पृथकीकरण करना तो गलत है। क्रमबद्धता के बारे में यहां पर आपको बोला जा रहा है। फिर आगे है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, मतलब एक दूसरे के साथ प्रश्न करना। तो ये ज्यादा सहगामी अधिगम है, मतलब जब भी एक दूसरे के साथ प्रश्न करेंगे तो यहां पर हमारा जो अधिगम युक्ति होगा वह कोऑपरेटिव वाला होगा, सहगामी वाला होगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर
होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले, चूंकि क्रमबद्धता सहगामी अधिगम युक्ति है नहीं और ढालना नहीं है और सामाजिक पृथक्करण भी नहीं है, तो सही आंसर उसका कौन सा था? सही आंसर था पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो एक है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल, तो गलत है, केवल गलत है, रटना गलत है, तो सही आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर एक। तो 15 का जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर एक हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं 16, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित रहेंगे, क्या कहना हमारे लिए उचित होगा? क्या हम यह कह सकते हैं कि वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी? ऐसा तो नहीं कह सकता ना कोई शिक्षिका या शिक्षक बच्चों को, ये तो गलत है। इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। हाँ, ये सही आंसर है। तो हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए 16 का, वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए। 3 गलत है और 4 भी गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं 17, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है। दूसरों को मनोदशा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आया गया है। यहाँ पर लिखा क्या है? दूसरों के मनोदशा और स्वभावों। दूसरों के मनोदशा के बारे में हमने आपको बताया था, उसे हम लोग अंतरावैयक्तिक कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अंतरावैयक्तिक होता है जब अपने मनोदशा के बारे में हम जानते हैं और पहचानते हैं। तो सही आंसर है 17 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत में लड़कियों को प्राथमिकता देता है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बैडमिंटन जब भी खिलाते हैं तो लड़कों से खिलाते हैं और वहां हम बोलते हैं कि बैडमिंटन लड़कियों के लिए है नहीं, और जब संगीत प्रतियोगिता होता है तो हम लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हम बोलते हैं संगीत लड़कों से संबंधित है नहीं। तो जैसे ही हम इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? लिंग पक्षपात कर रहे हैं, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता कर रहे हैं। तो सही आंसर 18 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर एक। आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो ये नीति क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग यानी पार कहलाता है। तो 19 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। देखिए, याद रखना तो गलत है, लेकिन शीघ्रता से सीखते हैं और याद मतलब होता है कि वो ज्यादा देर समय तक वो चीजों को याद रख पाते हैं। याद करना मतलब रटना नहीं है। यहाँ तो एक तो सही है ही। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी प्रतिभाशाली छात्रों का क्या है? विशेषता है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सही है। तो इसका सही आंसर जो होता है वह हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 और 3 इसका तीनों सही है। तो 20 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, क्या प्रस्ताव रखती है? देखिए, यहां पर बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गलत है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, यह भी गलत है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, एकदम सही है। हमने आपको पढ़ाया था नई शिक्षा नीति, अभी भी यह वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020, और वहां पर हमने काफी अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाया था, समझाया था कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को घर की भाषा या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो 21 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर है धीरे धीरे करके हम कल परसों तक में सारा क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पुराना वीडियो जो अभ्यर्थी 20 तारीख वाला है, 21 तारीख वाला है, ठीक है, या इससे पहले वाला है 16 तारीख वाला है, तो उसका हमारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर है, वहां से आप वीडियो को देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रभावशाली वातावरण बनाना है, प्रभावी वातावरण बनाना है प्रगतिशील कक्षा में, तो अन्वेषण को तो प्रोत्साहित करना ही चाहिए। तो एक तो इसका आंसर सही है।
ठीक है। और दो देखिए यहाँ पर जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने में तरीके। जोखिम आपको लग रहा होगा निगेटिव है, लेकिन जब आप इंग्लिश क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहां पर काफी इसे एक शालीनता शब्द से डिनोट किया है। तो जोखिम लेने वाले मतलब ये हुआ कि जो बच्चे मतलब जटिल समस्या समाधान को करते हैं तो उसमें मदद करना है, तो दो भी सही है। एक समान क्षमता वाले बच्चों का समूह बनाना गलत है, तीन तो नहीं होगा। चार, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां एकदम कर सकते हैं, हम अलग अलग विधियां अपना सकते हैं। तो 22 का सही आंसर है एक, दो और चार। एक, दो और चार ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? एक, दो और चार, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सीखने की गति 2.5 है। देखिए यहां पर सीखने की गति क्या है? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? 2। आते हैं 24 नंबर पर। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, बाह्य अधिकारिता में मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचती है, वो दूसरे अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में असफल हो जाती है, तो किसको कारण बताएगी? यह लड़की बोलेगी हमारी किस्मत बुरी थी इसलिए हमने फेल कर गया, क्योंकि बाह्य अधिकारिता में ये लड़की क्या करती है? विश्वास रखती है। ठीक है, तो सही आंसर 24 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बुरी किस्मत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाया जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए कई सारा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विषय पढ़ाई जा रही है उसे कक्षा में, उसमें वो उकताहट महसूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि शिक्षिका को पाठ्य के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों के बारे में पुनः चिंतन करना चाहिए कि हम जो तरीका पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके का उपयोग करके, क्या वह तरीका बच्चों के लिए सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर सही होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, दो तो सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण, 3 नहीं है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, क्या 4 इसका सही आंसर है? मेरे हिसाब से तो 1, 2 और 4 इसका सही है, क्योंकि 1, 2 के साथ और कोई संबंध नहीं है, तो मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। वैसे इस क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत डॉट रखिए, हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर कुछ और दे दे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशी हेतु प्रभावशाली नहीं है? अत्यधिक दृष्टिबाधिता मतलब यह बच्चे को बहुत कम दिखाई देता है, तो कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा? देखिए 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये तो होगा ही। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना वो पढ़ाना, है ना? बच्चे को दिख नहीं रहा है लेकिन प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोल रहे, तो बच्चे सुन के तो सीख जाएंगे। ऐसी किताब और बोर्ड जिसको छुओ या महसूस किया जा सकता है, यहां भी बच्चे महसूस करेंगे। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, देखिए मेरे अनुसार से इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का अगर उपयोग करेंगे तो बच्चे कंप्यूटर को तो महसूस करेंगे, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो मॉनिटर पर उसका दृश्यात्मक मतलब जो फोटो आएगा वो तो बच्चे को सही तरीके से नहीं दिखेगा ना। बाकी यहां तो महसूस करेगा, 2 में, 3 में भी बच्चे अच्छे तरीके से सुनेगा भी चीजों को, और चौथा में भी महसूस करेगा। तो मेरे अनुसार से ऑप्शन 1 होगा। वैसे हो सकता है ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन 3 दे दे, है ना? तो 1 और 3 में कंफ्यूजन ऐसा बन सकता है, क्योंकि 3 में प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना वो पढ़ाना है, क्योंकि यहां पर बच्चे महसूस नहीं कर रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर ज्यादा सटीक ऑप्शन नंबर 1 को जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए। बाकी आप लोग 1 लेकर ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे थे? ये तो कर रहे हैं बच्चे के लिए रचनावाद का मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म का उपयोग कर रहे हैं, तो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म होगा इसका सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो इसमें से सभी शामिल है, प्रासंज्ञान भी, विश्लेषण भी, मनन भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों, बौद्धिक जो ही होगा
वो हमारा किससे होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र से होगा, जहां हम ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से करते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो गया? संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र हमारे बौद्धिक सामर्थ्य यानी हमारे दिमाग से, मानसिक क्षमता से संबंधित है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीडीपी हमने जो किया इसमें आप कितने अंक लाए, मतलब 30 में आपको कितने अंक मिले। एक 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से भी, लेकिन आप एक तरह से एक आंसर मिला लेते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी जो विषय है ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, वो भी वीडियो आपको मिलेगा, वो सर भी जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के उपलब्ध करवा देंगे, यहाँ प्लेलिस्ट पर ही आपको वीडियो उपलब्ध रहेगा। अब हम लोग चलेंगे गणित की तरफ और देखेंगे गणित का एक्सप्लेनेशन। बढ़े गणित की तरफ, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा में कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा है। यदि 20 विद्यार्थी को कॉफी पसंद है तो कितने बच्चे को दूध पसंद है? देखिए ये 20 विद्यार्थी को कॉफी पसंद है। अब यहां पर देखिए चाय, कॉफी और दूध के बारे में बोला जा रहा है। क्या क्या बोला जा रहा है? कि चाय, ठीक है, कॉफी और दूध के बारे में बोला जा रहा है। तो कॉफी वाला हिस्सा ये है, और ये जो आप देख रहे हैं 1/3, यहां पर तो वही लिखा है ना, ये लिखा है आपका 1/3। इस कितना विद्यार्थी 1/3 में? 20 बच्चे हैं। और यहां पर हम मान लेते हैं कि x स्टूडेंट है टोटल, तो x का 1/3 20 है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल बच्चे हमारे यहां पर कितना हो गया? वो हो गया 60 बच्चे। अब देखिए 60 बच्चे हमें पता चल गया। अब बोल रहा है इनमें कितने बच्चे को दूध पसंद है? दूध है कितना? लास्ट वाला बच्चा है ना दूध वाला, तो दूध का हिस्सा ये है आपका कौन सा? ये है आपका 1/6। तो इसका 1/6 बच्चा क्या पसंद करता है? दूध पसंद करता है। तो 1/6 जैसे ही करेंगे और आपस में काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 10, यानी 6 60, यानी सही आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां है क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। संकल्पनात्मक समझ, कार्य विधिक समझ, तथ्यात्मक समझ, उपयोग आधारित समझ। सही आंसर इसका होना चाहिए संकल्पनात्मक, यानी क्या होना चाहिए इसका आंसर? संकल्पनात्मक समझ। कार्य विधिक तो है नहीं, तथ्यात्मक मतलब होता है फैक्चुअल, उपयोग आधारित समझ, संकल्पनात्मक होता है कंसेप्चुअल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 का सही आंसर है 1। अब देखिए यहां पर अनुक्रम में आपको लगाना है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन बराबर पूछ ही दे रहा है आपके परीक्षा में। देखिए जब आप इस अनुक्रम को देखेंगे ना तो आपको एक चीज यहां पता चलेगा कि क्या हुआ। सो देखिए कैसे हुआ, ये 0 था उसमें क्या आया? 1 आया। ये जो 1 लिखा ना, ये जो 1 आप देख रहे हैं ना, ये 1 और 0 को लिखकर यहां पर ये 1 लिखा, ठीक है। अब ये जो 2 लिख रहे हैं ना, ये पीछे 2 संख्या को जोड़कर यहां पर लिखा, ठीक है। तो ये पीछे वाला जब यहां पर देख रहे हैं पीछे वाला ये 2, ये दोनों को जोड़कर यहां पर लिखा। अब 3 कैसे लिखा? इस दोनों को जोड़कर लिखा, 2 + 1 = 3। फिर 5 कैसे लिखा? 3 2 को जोड़कर लिखा। 8 कैसे लिखा? 5 और 3 को जोड़कर लिखा। 13 कैसे लिखा? 8 और 5 को जोड़कर लिखा। 21 कैसे जोड़कर लिखा? 13 और 8 को जोड़कर लिखा, है ना। 34 कैसे जोड़कर लिखा? 21 और 13 को जोड़कर लिखा है 34। अब 34 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? वही चीज तो हमें निकालना है। 34 और 21 को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 55। और 55 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होता है। यह शिक्षक के नाते इस्माइल क्या कर रहे हैं? समय नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। को एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। देखते हैं अगला ऑप्शन। एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिनमें योजना, एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहा है जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्र कर बच्चों के अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 4 का सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कैलकुलस के पैकेज के साथ आता है?
आप देखिए जाके, अभी भी ये वीडियो हमारे YouTube पर है। इसका सही आंसर हमने बताया भी था, उस समय इस तरह का क्वेश्चन भी कराया था। क्या होगा? जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रघु सुबह 9-10 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया, तो वह वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? मतलब देखिए 9:10 में ये बच्चा चलता है और स्कूल पहुंचने में कितना देर लगता है इसको? स्कूल पहुंचने में इस बच्चे को लगता है 20 मिनट। अब देखिए बच्चा करता क्या है, तो पहली बार तो जब बच्चा घर से निकलता है तो क्वेश्चन यहां लिखा है कि आधा रास्ता पहुंचता है, मतलब बच्चा 10 मिनट चल देता है। कब चल देता है बच्चा? 10 मिनट तो यह बच्चा चल देता है ना। अब जब बच्चा 10 मिनट चल देता है तब उसको याद आता है कि मैं तो अपना भूल गया, कौन सा कॉपी? गणित का कॉपी। और पुनः वह बच्चा घर जाता है। मतलब 10 मिनट उसको रास्ते में आने लगा, 9 बजकर कितना हो गया? 20 मिनट। क्योंकि जैसे ही बच्चा, यहां पर देखिए एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं कि एक बच्चा है, यहां पर हमने एक बच्चे का फोटो बना दिया। ये बच्चा निकला, यहां तक आया तो 10 मिनट चला, ये 10 मिनट चला। फिर ये बच्चा रिटर्निंग होगा तो कितना मिनट और चलेगा? 10 मिनट। यानी 9:10 हो रहा है। इसका 10 मिनट समय खत्म हुआ तो 9:20। फिर 10 मिनट समय खत्म हुआ तो 9 बजकर कितना? 30 मिनट। अब वह बच्चा को फिर वहां से स्कूल जाने में 20 मिनट का और समय लगेगा, तो 9:50। 9:50 का मतलब क्या हुआ? मिनट की सुई किस पर रहेगा? मिनट की सुई उसका रहेगा 10 पर। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है? भिन्न संख्याओं की माध्यिका। अब देखिए भिन्न संख्याओं की माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये कैसे निकालेंगे, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था माध्यिका वाला, जो दूसरे शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए थे। यहां पर माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? माध्यिका निकालने का तरीका यह है कि हम सबको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करके देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसके बीच वाला कौन आता वही इसका माध्यिका होगा। तो 7 है और उसको हम 9 से भाग देंगे, तो जब इसको 7 को 9 से भाग देंगे तो पहले का जो मान होगा वह होगा 0.77। ठीक है, और भी आएगा। उसी तरह इधर भी चेक करेंगे, जब इसको चेक करेंगे तब इसका मान आएगा 0.8 और 1। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो जब इसको आप भाग देकर देखिएगा तो आएगा आपको अप्रॉक्स वैल्यू हम निकालने हैं 0.66। फिर इसको चेक करके करेंगे, जब आप इसको चेक कीजिएगा तो आएगा 0.8 और 4। फिर आप इसको चेक करेंगे, तो जब आप इसको भाग देकर चेक करेंगे तो आपको आएगा 0.80। ठीक है, 0.8, 1 मिनट, 8 और 0 आ गया। अब आप इसको घटते या बढ़ते क्रम में लगा दीजिए और बीच वाला वैल्यू को निकालिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा को हम रखते हैं कि सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। तो पहला नंबर पर कौन सा होगा? पहला नंबर पर सबसे छोटा ये आ जाएगा, दूसरा नंबर पर ये आ जाएगा, और तीसरा नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, चौथा नंबर पर ये आ जाएगा, और पांचवा नंबर पर कौन सा आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो ये तो सब आपको आ गया। तो इसमें हमें बीच वाला देखना है, तो बीच वाला मतलब तीसरा नंबर पर देखना है। कौन सा? तीसरा नंबर पर है आपका 0.80। तो यानी 0.80 किसका मान था? 17/21 का। तो 17/21 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 7 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी आता है तो इसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? बर्तन भरने की बात हो रही है ना। 250, देखिए लीटर को जब आप मिलीलीटर में बदलते हैं, ठीक है, या फिर मिलीमीटर, 1 मिनट, यहां पर मिलीमीटर लिखा हुआ है। यहां पर देखिए यदि एक पानी के टैंक में 5000 लीटर पानी आता है तो इनमें से 250 मिलीमीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने, यहां मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेंगे क्या है, मिलीलीटर ही होना चाहिए।
मिलीलीटर ही होगा, तो इस लीटर को हम बना लेते हैं मिलीलीटर। तो 500 को जैसे ही हम मिलीलीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से गुना करेंगे, मतलब 500 पर कितना जीरो, 3 जीरो और इसको हम भाग देंगे कितना से, 250 से भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो आपको जो आएगा वो आएगा इधर कितना, 2000 आएगा। जैसे ही 2000 आएगा, 2000 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 8 का ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसा कि डीन्स द्वारा दिया गया है। देखिए ये डीन्स द्वारा दिया गया एक गणित का अनुक्रम है। इस गणित के अनुक्रम को जो हम सजाएंगे वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक, बोधात्मक परिवर्तता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तता सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी पहले तो हम प्रत्यक्ष चीजों से प्रत्यक्षता कराएंगे ना बच्चों को, फिर गणित के चीजों को बताएंगे, फिर रचनात्मकता चीजों को बताएंगे। सही आंसर है 2, 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंस इन 708। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंस इन 708। यहां पर पूछ रहा है कि 708 में दहाई की संख्या क्या है, तो इकाई ये है, दहाई 0 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान सा क्वेश्चन था, 0। ऑप्शन नंबर 1 0। क्वेश्चन नंबर 11 है, टीचर आस्क्ड क्लास 5 स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नोटबुक, टेबल, है ना, ब्लैक बोर्ड। थ्रू दिस एक्टिविटी सी कैन डिस्कस अबाउट। क्या डिस्कस करना चाह रही है, यहां पर क्या उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रही है। देखिए ये स्टूडेंट, यह टीचर क्या बोल रही है, तो बोल रही है कि आप कॉर्नर को ऑब्जर्व कीजिए। नोटबुक के कॉर्नर को देखिए, टेबल के कॉर्नर को देखिए, ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर को देखिए, है ना। इस एक्टिविटी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या ये बताना चाह रही है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट एंगल, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या बताना चाह रही है, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना चाह रही है। देखिए नोटबुक, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ये सब के बारे में अगर उसके कॉर्नर को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रही है तो वो तो एरिया तो यहां नहीं बता रही है ना। वो ये बता रही है कि आप सभी के कॉर्नर पर देखिए वहां पर 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब क्या बता रही है वो, राइट एंगल के बारे में समझा रही है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, सही आंसर मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A wire of length 86 centimeter is used to form a rectangle whose length largest side is 26. The same rectangle has been changed into another rectangle whose length largest side is 31 cm. What is the difference between the breadth smallest side of the both rectangle? देखिए a wire of length 86, ठीक है, used to form a rectangle whose largest size is 26। एक यहां पर हम बनाते हैं चीजों को, उसके बाद आप समझेंगे। यहां पर 86 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है और एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या क्लियर किया है वो देखिए, यहां पर ये जो वायर है ये सभी चारों साइड मिलाकर 86 है, जिसका लार्जेस्ट है एक 26। कितना है, 1 मिनट बेटा, 26 है, 1 मिनट 26 है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कितना, 26। और एक का जो लार्जेस्ट साइड है वो कितना है, 31 है। ये 26, इधर वाला भी कितना, 26, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू एल प्लस का कितना, बी लिखेंगे ना, बी लिखेंगे, बराबर का कितना होगा, बराबर तो हमारा कितना होगा यहाँ पर 86 ही होगा। और इधर भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस का बी, एल प्लस का बी बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 86 ही लिखेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर 2 तो रहेगा, एल का मान हम कितना देंगे, यहाँ पर 26 ही देंगे ना, और b हमको पता है, नहीं पता है तो b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b, और इधर क्या लिखेंगे हम 86 ही लिखेंगे। और यहाँ पर भी हमारा क्या है, 2 इंटू एल के जगह कितना है, लेंथ हमारा 31 है, और b के जगह क्या लिखेंगे, b ही लिखेंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 86 ही। अब देखिए यहां से अगर इसको काट रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है हमारा 43, और उसी तरह यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है 43। अब आप चेक कीजिए, ये भी 43, ये भी 43, तो ये हमको b निकालना है। तो b बराबर कितना होगा 43, और ये 26 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 26 माइनस कर देंगे तो जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, और इधर भी हमको b निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा मेरा 43, और माइनस का कितना इधर लिखेंगे हम 21 जैसे ही सब टेक करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और 2 22 आ जाएगा।
अब बोल रहा है यहां पर कि क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ ऑफ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ बोथ ऑफ द रेक्टेंगल। दोनों, इसका ब्रेथ 22, इसका ब्रेथ 17, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों को हम घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 5। देखिए घटा के यहाँ पर 22 में से 17 गया, कितना 5 हुआ, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो पुनः डिस्कशन कराएंगे बाद में, अभी हम आंसर बता रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक छात्र परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का दो छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। पहला देखिए क्या दिया, 23% ऑफ 200, 23 ऑफ 100 प्लस 100, 23 प्लस 23 बराबर 20 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ये बच्चे कुछ इस तरह से बनाता है। 23% निकाला है, 200 का 23% ये बच्चा निकाला है। ठीक है, और दूसरा बच्चा देखिए क्या किया, इसको डायरेक्ट ऐसे करके निकाल दिया। तो क्या बताना चाह रहा है यहां पर, क्या बताना चाह रहा है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला छात्र 100 का 23% निकाला तो 23 आया, फिर 100 का निकाला 23 आया, फिर काट के ऐसे कर करके चीजों को बना रहा है। देखिए यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त किसका है, तो पहला नंबर छात्र का सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे यहां प्रतिशत को अच्छे तरीके से समझ गए और 100 पर निकाल ले। देखिए यहां पर क्योंकि छात्र बी सही कलन विधियां अपनाई है, अध्यापिका ने छात्र बी को पूरे अंक दिए हैं और ए को शून्य दिया है, गलत है। अध्यापिका छात्र ए को शून्य अंक देती है, गलत है। अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं की कलन विधि से प्रश्नों को करने का प्रयास किया है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंक है, यह भी अंग है, तो सही आंसर 3 है। चौथा देखते हैं, अध्यापिका दोनों के उत्तर को स्वीकार करती है किंतु छात्र एक को अनौपचारिक कलन विधि से बचने के लिए निर्देश देती है, यह गलत है। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 जो है इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, 13 का सही आंसर कौन सा हो गया, 3। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। रूब्रिक्स है, संकल्पनात्मक मानचित्र है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, चेकलिस्ट है। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृति को वर्गीकृत करने के लिए समूह परियोजना दे रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो है रूब्रिक्स। तो 14 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 रूब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन ए 6 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4। ये तो क्लियर लिख दिया। देखिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, 1 मिनट बेटा, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारा है 1 प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर 10 हो गया, फिर 1000 प्लेस, 1 10,000, और उसके बाद इकाई, ऐसे करके लिख लेते हैं, हिंदी में तो ठीक रहता है ना, चलो हिंदी में लिख लेते हैं। इकाई हो गया, ठीक है, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हजार हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 हो गया, ठीक है, 1 मिनट, 10,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और फिर क्या हो गया, लाख हो गया। ठीक है, लाख हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 1000 प्लेस, 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 इकाई, 1 10 100, सॉरी यहाँ पर तो 100 होगा ना, 1 10 100 और 1000 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के प्लेस पर कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द डिजिट एट 10 प्लेस इज डबल दैट ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस। यहां पर जो 1000 पर लिखा है ना, इससे 2 गुना लिखा हुआ है किस पर, द डिजिट ऑफ 10 पर, यानी दहाई, इकाई दहाई के स्थान पर इसका 2 गुना है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए 8 जो है ऑप्शन 2 में ही है और ऑप्शन 4 में ही, या तो आंसर 2 सही है या तो आंसर 4 सही है, बाकी उसके बाद और हम चेक करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड डिजिट एट 100 प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस। 1000 प्लेस का आधा है यहाँ पर, तो 2, 4 का आधा कितना, 2, तो अब 2 हो गया 4 का आधा इस पर, 8 और 4 के बीच में 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। उसके आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट ऑफ 100 प्लस 100 प्लेस। अब 100 प्लेस पे यहाँ पर इसका आधा है हमारे पास यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन 2 में भी वही है और ऑप्शन 4 में भी वही है। अब देखिए आगे, डिजिट एट 10,000 प्लेस, यानी जो 10,000 के स्थान पर है, इज प्लेस इज सम ऑफ द डिजिट एट 1000 एंड द 100 प्लेस। 1000 और 100 के प्लेस का सम है, तो 100 के प्लेस सैकड़ा और 1000 के प्लेस का सम कितना हो गया,
तो 4 दू 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 6, और 6 एक में आ रहा। बाकी और देखेंगे, एंड डिजिट एट लाख प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट ऑफ टेंस का हाफ है, इकाई दहाई, तो टेंस का हाफ यहाँ पर 4 होना चाहिए लाख वाले प्लेस पर, तो 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, एक मिनट में फिर से देख लेता हूं लास्ट लाइन, एंड डिजिट एट लाख प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 10 प्लेस, व्हाट विल बी द नंबर, इसका आधा होना चाहिए, तो मेरे अनुसार से तो नंबर यही है। बाकी एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे, हमने जो बनाया इसी तरह से बना है, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, बोनस अंक मिल जाए। वैसे आप लोग एक बार चेक कीजिए और कमेंट करके आप हमको बताइए, अगर आंसर हमसे गलत निकला है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और बता दीजिएगा जरा, या नहीं अगर हमने सही निकाला है तो यही आंसर होगा, क्योंकि हमने तो अच्छे तरीके से चीजों को देखा ही है, पढ़ा ही है। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, 6 डिजिट नंबर है, द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4, इकाई दाएं सैकड़ा हजार पर 4 है, ठीक है। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज डबल एट द डिजिट एट द 1000 प्लेस एंड द डिजिट एट द 1000 प्लेस, तो इसका डबल है, यहाँ भी ठीक है। और टेंस, एक मिनट, द डिजिट ऑफ लाख प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट ऑफ 10,000, एक मिनट, 10,000 का हाफ है, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इसका हाफ है ना, तो इसका हाफ तो 3 होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। हमने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा था, 10,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका हाफ है, तो 364281, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में 364281। तो जो हमारा सही आंसर निकल गया वो कौन सा निकल के आया, वो निकल के आया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। हस्त कौशल सामग्री यानी मैनिपुलेटिव्स का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। एकदम सही है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान, ये तो गलत है, यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को, हाँ ये ज्यादा सही आंसर है, यह प्राथमिक पाठ्य अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है, यह ज्यादा है, गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। शिक्षक शिक्षिकाओं को समस्याओं को श्याम पट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा या से क्रियाकलाप उपयुक्त है। 1 से 9 तक की संख्या को पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकीकृत संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना, हाँ ये भी ठीक है। दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। देखते हैं आगे, मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्या को क्रम से दोहराना जब तक छात्र इन्हें स्मरण न कर लेते। 3 तो गलत है। आंसर मेरे अनुसार से 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा 1 और बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 2 के छात्र ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देता है। यहाँ पर 6 और 8, 6 8 को जोड़ता है, 4 5 3 को जोड़ता है, तो 8 लिख देता है, जबकि यहाँ से लिखना छोड़ देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से या माध्य के योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 19। एक संख्या श्रृंखला दी गई है, 2 पद लुप्त है और ये लुप्त पद के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए लुप्त पद क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर देखते हैं लुप्त पद कैसे पता चलेगा। यहाँ आइए, 2 में कितना जोड़े, 4 हुआ, 2 जोड़े, 4 में कितना जोड़े तो 6 हुआ, 2 जोड़े, इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। इसमें कितना जोड़े तो 10, एकदम सही है। 0 में कितना जोड़े तो 2 हुआ, 2 जोड़े, 2 में कितना जोड़े तो 6 हुआ, 4 जोड़े, 4 में कितना जोड़े तो 6 हुआ, 6 जोड़े। तो अब इसका मतलब हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे ना, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 होगा ना। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 8 और 20, ऑप्शन नंबर 3 हो गया क्लियर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 20। गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिससे वह पास के होटल में 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। देखिए यहां पर इसको बनाना पड़ेगा इस सवाल को। 8 गाय है, एक गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 8 गाय कितना लीटर दूध देगी, 16 लीटर दूध का एक दिन का उसका कमाई कितना हुआ, 16 लीटर दूध है, 15 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है। और जैसे ही 16 लीटर दूध को वो 15 लीटर के हिसाब से बेचता है तो कितना होगा, जब आप गुना करेंगे ना तो देखेंगे आपके पास आएगा 240 रुपया, ठीक है। अब वो एक दिन में 240 रुपया कमाता है, और बात कौन सी महीने की है, जून की। जून पहले तो आपको ये पता करना है ना, जून 30 दिन का होता है या 31 दिन का, तो जून कितना दिन का होता है, जून पता होगा कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जून होता है 30 दिन का।
तो एक दिन में इतना रुपया, तो 30 दिन में कितना रुपया, तो गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे ही गुना करेंगे तो आपके पास गुना करके आएगा कितना, 24 या 72, 7200। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रण का प्रक्षेपण, समूह में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का प्रबंध हो जाए। एकदम सही आंसर है। तो सही आंसर जो 21 का है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते, सॉरी 21 तो देख लिए, 22 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। प्रासंगिक विधि से भी होना चाहिए, जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, और उच्च कक्षाओं से संबंध करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन संबंध किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो अवधारणा जो है वो सरल से जटिल होना चाहिए, लेकिन जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर है 2, पाठ्य पुस्तक की विशेषता ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूहों में आम लगाता है। ठीक है, 2-2 के समूहों में आम लगाता है और एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7-7 के समूहों में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। ये सोचने वाला रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, सोचने वाला। अब जरा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर हम कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं। 2-2 का समूह लगाता है, फिर कितना का लगाता है, 3-3 का समूह लगाता है, फिर कितना का लगाता है, 7-7 का समूह लगाता है। इस सब का एलसीएम निकालिए। 7 दूना 14 और चौथिया कितना, 42। बच कितना आम जाता है, एक, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो इसका मतलब आम उसके पास कितना है, 43। 2-2 का लगाएंगे तब भी इसके पास एक बच जाएगा, 3-3 का लगाएंगे तब भी एक बचेगा, और 7-7 का लगाएंगे तब भी एक बचेगा। जब 5-5 का लगाएंगे हम समूह तो हमारे पास 3 बचेगा। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी आंसर 3 होगा, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं 24 नंबर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है गणित में समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है गणित बच्चों के कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। बी तो सही आंसर है। गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन एकीकृत किया जाना चाहिए। सी भी सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो बी और सी है। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए, यह बात गलत है। सही आंसर है बी एवं सी। सही आंसर कौन सा हो गया, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। गणना, उल्टी गणना मतलब उल्टा करते हैं, वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकी संगति, स्किप गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। तो बच्चे को हम यहाँ पर वर्गीकरण करना सिखाते हैं, गणना करना सिखाते हैं और संख्याओं का क्रम सिखाते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, अल्पवयस्क वयस्क नहीं हुआ, छोटे बच्चे को हम मुख्य रूप से यही सिखाते हैं। उल्टी गणना थोड़ा और बड़े बच्चों में होती है, जहां पर बच्चे उल्टा गणना करने लगते हैं। जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचते हैं तब जाकर बच्चे उल्टा गणना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है।
फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती? स्थानिक समझ, अंदर बाहर पढ़ा सकती है, संख्याओं की तुलना पढ़ा सकती है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल यहां पढ़ाने की बात है तो यहां पर तो आयत का क्षेत्रफल यहां पर क्या कह रहा क्वेश्चन, फिर से आप देखिए। देखिए यहां पर बोल रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है, उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहती है, उसी कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता। फिर उन बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है। इन गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती है? तो मेरे अनुसार से यहां पर आयत का क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, और यहां पर तो ऐसा है नहीं, कक्षा 2 का बच्चा है और आयत का क्षेत्रफल जो है बड़े क्लासों के लिए होता है। तो सही आंसर 26 का होगा, वो है ऑप्शन नंबर 4। स्थानिक समझ कह सकता है, अंदर बाहर बता सकती है, संख्याओं की तुलना भी बता सकती है, सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ये गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये तो गलत है, ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती, गलत है। वे गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। ठीक है, तो ये ज्यादा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वे गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। ठीक है, तो सही सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं 28 नंबर। एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकरों का प्रयोग किया। उसने कंकरों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को, 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकर बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बच गए तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई थी? देखिए आसान सा सवाल है। 1/5। ठीक है, तो मान लेते हैं x का 1/5 है तो 1/5 1 को दिया। फिर है 1/4 तो x का 1/4 1 को दिया समूह, और 1/3 है तो x का 1/3 भाग इसको दिया। टोटल कंकर कितना है? 21, सॉरी x। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि जब इतना बांट दिया जाता है तब 26 कंकर अभी भी उसके पास बच जाता है, मतलब 26 कंकर और है। इतना बांटा, इतना बांटा, इतना बांटा। अब देखिए जब ये सब कंकर को बांट देती है तब देखिए इस तरह के अगर प्रश्न को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, वो एक्स वाला मेथड से आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहां पर आप देख लेते हैं, चलिए 1/5 को, इसको 1/5 हम निकाल लेते हैं। यहां पर 1/5 निकाल लिए, एक समूह को दे दिया तो कितना दे दिया इसमें? 1/5 जब दिया तो 5 दूना कितना? 10 और 5 का 20, 24 दे दिया इसमें। फिर 1/4 दिया, 1/4 अब निकालेंगे उसका, 1/4 120 का निकाले तो कितना हो गया? 4 तिया 12 यानी 30। फिर निकालेंगे 1/3, अब 1/3 निकालेंगे तो कितना? 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 40, और सबको जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हुआ? 4, और फिर यहां 3 दू 5, 5 और 4 कितना? 9। तो अब जब हम 120 कंकर हमारे पास था उसमें से 54 घटा के चेक करेंगे, 94 घटाए तो हमारे पास आया 26, तो 26 कंकर तो बच ही गया। तो हमारा हीट एंड ट्रायल से जैसे ही बनाए हमको 1 नंबर ऑप्शन मिल गया, इसलिए 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बाकी एक्स पर जो है हम दूसरे वीडियो में आपको बना के वहां भी चीजों को समझा देंगे। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैनग्राम पर दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपयुक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हीले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? दृश्यीकरण, अभी बच्चा छोटा है, टैनग्राम पर दिए गए आकृतियों को पहचानने के लिए कहा, बताना है। तो ये क्या होना चाहिए? दृश्यीकरण, विभिन्न आकृतियों का परस्पर संबंध स्थापित करना। स्वयं सिद्ध तो होगा नहीं, आकृतियों को पहचानना होगा नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 30, गणेश का डिग्गा 4000 घन, गणेश और डिंगा 4000 घन जिनकी भुजाएं 1 सेमी को अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं।
ठीक है, गणेश और डिग्गा नाम का दो स्टूडेंट है। 4 घन जिसका भुजा जो है 1 सेमी है, अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेमी, 10 सेमी, 6 सेमी, 15 सेमी, 9 सेमी, 10 सेमी, 11 सेमी, 11 सेमी, 10 सेमी, 6 सेमी, 4 सेमी, 10 सेमी आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स एबीसीडी है। एबीसीडी में क्रमशः कितने सेमी घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं? देखिए यहां पर तो पहला में है 20, 10 और 6। 20, 10 और 6 इस तीनों का हम निकाल लेंगे, सॉरी यहां पर हम निकाल लेंगे आयतन। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहां पर 20 गुने 10 गुने 6, जैसे ही पहला का निकालेंगे तो 6 दूना 12 आएगा। 12 पर कितना जीरो? 1200। दूसरा का निकालेंगे तो 15 यहां पर है 15 और गुने 6 गुने 9। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं, 15, 9 और 10 है, 15, 9 और 10 है। तो जब इसको गुना करेंगे 15, 9 और 10 को, तो यहां पर आएगा 1, 4, 5, 0। अगला है 11 गुने 11 गुने 10। 11 गुने 11 गुने 10 करेंगे तो 1, 2, 1, 0। उसके बाद अगला है 6 गुने 4 गुने 10, तो यहां पर करेंगे तो आएगा 2, 4, 0। दूसरा में है, एक मिनट, दूसरा पुनः चेक कर लेते। 1200, 1450 किसी में है? नहीं है, सॉरी 1350 होगा, गलत हमने गुना कर दिया, 1350 होगा। तो 1200, 1350, 1210, 240 ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा जो वीडियो है मैथ और सीडीपी का यही खत्म होता है। बाकी का वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 से 2 दिन में वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी जो है 23 दिसंबर वाला देर रात तक हम उपलब्ध करवा देंगे, नहीं तो कल आपका उपलब्ध होगा 23 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी पेपर 2 हम बाद में करेंगे, पहले पेपर 1 कर लेंगे, उसके बाद पेपर 2 हम पुनः करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का मैसेज मिल रहा है, व्हाट्सएप पर कमेंट मिल रहा है कि सर हमें पेपर 1 कराइए, पेपर 2 कराइए। तो पहले हम सभी बच्चों का पेपर 1 करवा देते हैं, क्योंकि पेपर 2 करवाएंगे ना तो कुछ बच्चों का पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा और पेपर 1 और बच्चे का बचे ही रह जाएगा और तब तक ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। इसलिए पहले हम पेपर 1 करा देते हैं, सभी बच्चे को बराबर हो जाएंगे, फिर हम पेपर 2 भी बारी बारी से करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। और अब आप बताएंगे कि मैथ में आपने कितना स्कोर किया, 30 में से आपका कितना स्कोर आया, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।